हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में मैं आज आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह दिसंबर असाइनमेंट नंबर 5 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान जो दिसंबर माह का असाइनमेंट है उसकी सॉल्यूशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है समझाइए। इसका आंसर है, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के अध्ययन करने का क्रम को लिंडमैन ने 1942 में एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे 10% का नियम या 10% लॉ भी हम कहते हैं। इस नियम के अनुसार आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर में क्रमिक दूसरे पोषक स्तर से कुल ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित हो पाता है। शेष 90% अन्य ऊर्जा या जो उसकी बची ऊर्जा होती है वह अन्य कार्यों में खर्च हो जाती है, जैसे श्वसन, उपापचय या अपघटन। ये सारी प्रक्रियाओं में वो 90% एनर्जी जो रहती है वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम 10% का फॉर्मूला देखें तो 10% लॉ में पहला प्रोड्यूसर होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर उसके बाद होते हैं टॉप कंज्यूमर्स। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स की जो एनर्जी लेवल है अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 20,000, उसका 10% 2,000, फिर 200, फिर 20। तो इस प्रकार से एनर्जी जो रहेगी वो 10% जो होती है वो फ्लो होती जाती है, जो टॉप कंज्यूमर तक के जाती हैं। अगला है इसमें, समस्त जीवों को कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही होता है। सूर्य से वितरित होने वाली ऊर्जा का 47%, लगभग 50% ही पृथ्वी तक पहुंचता है। उनमें से 1 से 5% भाग हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण में बने पदार्थ 100% भी हम यदि मान लें तो उनमें से 0.2 से लेकर के 1% संचित ऊर्जा पौधे द्वारा श्वसन क्रिया में खर्च हो जाएगी और शेष कितना बचेगा, 0.8% या फिर 4%। ठीक है, ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में शुद्ध प्राथमिक उत्पादक का निर्माण करने लग जाती है। तो यहाँ पे ये ऊर्जा जो रहेगी वो प्राथमिक उत्पादक के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करेगी। ऐसे हरे पौधे को जब शाकाहारी जंतु खाते हैं तो संचित ऊर्जा जो रहेगी, जो उसमें स्टोर हुई थी एनर्जी, वो स्थानांतरित होकर के प्राथमिक उपभोक्ता में चली जाएगी। ऊर्जा का यहाँ अंतः उपापचयी अभिक्रिया में खर्च होकर शेष ऊर्जा मुक्त हो जाती है और यह क्रिया सभी पोषक स्तर में चलती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह जो रहता है वो एक दिशिक होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जो रहेगी वो होती है। यहाँ पर अगर आप एनर्जी लेवल का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से पहले लिखेंगे, पहले सन है, फिर एब्जॉर्ब रेडिएशन कौन करता है, प्रोड्यूसर जो कि हमारे प्लांट होते हैं, इसमें कुछ % वो हीट लॉस करता है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, सन की जो रेडिएशन है वो क्या हो जाएगी, कुछ अन्य दिशाओं में भी जो है, आउटर स्पेस में भी वो रेडिएट होते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर्स जो है वो रेस्पिरेशन में अपना एनर्जी कंप्लीट करता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन भी उसमें होता है, उसका डिकम्पोजिशन भी होता है। फिर ये एनर्जी फ्लो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स तक के जाती है। तो एनर्जी जो है वो एक ही दिशा में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। यहाँ पे आप ऊर्जा प्रवाह का चित्रण देख सकते हैं। पोषक स्तर, इसमें आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि पोषक स्तर में बढ़ते क्रम में ऊर्जा प्रवाह की मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाती है। एनर्जी जो लेवल है वो कम से धीरे धीरे जो रहती है वो घटती जाती है। अब वो कितना % घटता है, 10% जो रहता है वो कम होने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या है, ऊर्जा प्रवाह सदैव जो रहती है एक दिशा होती है, वन डायरेक्शन में ही होता है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2, नाइट्रोजन का रैखिक चित्र बनाकर समझाइए। वायु में नाइट्रोजन 79% होता है, परंतु जीव स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट और अमोनियम NH4+ के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल निम्न चरणों में पूरी होती है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्थिरीकरण, स्वांगीकरण, अपघटन, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और डीनाइट्रीकरण। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पहले N2 का NO3 और NH4 में परिवर्तन होने की क्रिया जो रहेगी वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अनेक जीवाणु जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर आदि इस क्रिया में भाग लेते हैं। जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की मृत्यु हो जाती है तब वो भूमि के जल में विलेत हो जाते हैं और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नाइट्रेट
के पादप के शरीर में पहुंचने पर वह अमोनिया में अपघटित हो जाता है, जो कार्बनिक अम्लों से अभिक्रिया करके अमीनो अम्ल के रूप में निर्माण करता है। अब हम जानते हैं अमीनो अम्ल क्या है, की श्रृंखला ही मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करती है। तो जंतु अपना नाइट्रोजन जो रहेंगे वो प्रोटीन से प्राप्त करते हैं। पादप जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ में उपस्थित N2NH3 का निर्माण को हम अमोनीकरण कहते हैं। यह क्रिया मृदा में NO3 व NH3 के संतुलन के लिए आवश्यक है। अमोनिया से नाइट्रेट के निर्माण की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। NH4 का Na2 में स्थानांतरण नाइट्रोसोमोनास जीवाणु तथा NO2 का NO3 में जो परिवर्तन या स्थानांतरण या चेंज होता है वो नाइट्रोबैक्टर या अन्य जीवाणु द्वारा होता है। NO3 से N2 में स्थानांतरण जो रहेगी वो डीनाइट्रीकरण कहलाती है। यहाँ आप लिख सकते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यहाँ लिखा नहीं है यहाँ पे आएगा डीनाइट्रीकरण कहलाती है। अब आप इस रिएक्शन से इसको समझ सकते हैं, जैसे हमने इसे प्रोटीन के फॉर्म में ग्रहण किया, अमीनो अम्ल का सिंथेसिस हुआ और अमीनो अम्ल से हमने इसको प्रोटीन के फॉर्म में किया, तो ये क्या है, H2O द्वारा अमीनो अम्ल और H2O द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। ये अमोनिया जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के साथ मिलकर के NO2 बना रहा है। NO2 जो है वो नाइट्रोबैक्टर के साथ मिलकर के NO3 बना रहा है। वापस ये क्या हो जाएंगे, NO3 जो रहेगी वो एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके अलावा NO3 जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पर आप इसका साइकिल लिख सकते हैं, यहाँ से इसको देख के इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। ये आपका नाइट्रोजन साइकिल। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3। अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं? अनुक्रमण के विभिन्न प्रकार और विभिन्न चरणों को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अनुक्रमण क्या होता है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुल्ट द्वारा किया गया था। विकासशील पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद विभिन्न समुदाय में स्थायी समुदाय वाले पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना होने तक परिवर्तन होता रहता है, जो कि मुख्यतः जैविक कारक, जलवायवीय कारक, मृदीय कारक तथा पर्यावरणीय कारकों की क्रियाशीलता के कारण होता है। इसे समुदाय गतिकी कहते हैं। प्रत्येक समुदाय में यह परिवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक जीवों की एक ऐसा वर्ग स्थापित न हो जाए जब तक जो उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक रह सके तथा जनन कर सके। इसे जैविक अनुक्रमण तथा पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि पर्यावरण या किसी भी जैविक घटक, अजैविक के घटक, इन सभी के कारण इन्वायरमेंटल चेंज होता है, जिसे जीव जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, लेकिन उन परिस्थितियों में अडॉप्टेशन होता है और किसी एक स्थान पर वो जीव जो रहते हैं पनपना शुरू कर देते हैं, उनका स्थायीकरण हो जाता है उन्हीं अनुकूल उसी वातावरण में, तो वो क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। इसके प्रकार हम देख लेते हैं, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, और दूसरा है स्थल के आधार पर। उत्पत्ति और विकास के आधार पर इसे निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, स्वजन्य, परजन्य, स्वपोषी और परपोषी अनुक्रमण। उसके अलावा स्थान के आधार पर जलक्रमक और मरुक्रमक। मरुक्रमक को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, शैलक्रमक और बालुक्रमक। अगला है आपका प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? अनुक्रमण की प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। पहला होता है मंडलीकरण। मंडलीकरण क्या है? पादप जीव रहित भूमि या तालाब के आसपास के क्षेत्रों में उपस्थित पौधों के बीज, बीजाणु, जल और जंतुओं के माध्यम से पहुंच जाते हैं तथा मंडलीकरण बनाते हैं, और इस मंडलीकरण की प्रक्रिया में प्रवर्धन मुख्य भूमिका निभाते हैं। अस्थापन क्या होता है? स्थानांतरण के बाद बीजों में अंकुरण होता है तथा वह वातावरण के अनुकूल बनकर परिवेश के साथ समायोजन कर लेते हैं। यह क्रिया अस्थापन कहलाती है। समुच्चय क्या होता है? इसे पुंजन कहते हैं, और बीज समायोजन के पश्चात बीजों में अंकुरण में वृद्धि होती है और ये संख्या में वृद्धि करने लगते हैं, जिसे हम समुच्चय या एग्रीगेशन कहते हैं। फिर फोर्थ होता है आपका प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्या होगी? पुंजन के बाद विभिन्न जातियों के संख्या में वृद्धि होने लग गई है तथा सीमित संसाधनों के कारण उनके बीच में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। फिर लास्ट होता है स्थायीकरण। स्थायीकरण क्या है? अनुक्रमण के बाद अनुक्रमण की अंतिम अवस्था होती है ये, जब जीवों में प्रतिस्पर्धा के कारण पूर्व के जीव और या पादप जो है अपने नए पनप रहे जीव या पादप के साथ सामंजस्य न रख पाने और अनुकूलन को न अपना पाने के कारण नष्ट हो जाते हैं तथा नए पादप व जीव स्वयं को स्थापित करके स्थायीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला क्या है? निचले ट्रॉपिक स्तर से उच्च ट्रॉपिक स्तर तक एक सीधी मार्ग से ऊर्जा का प्रवाह को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य जाल क्या होता है? परस्पर कई खाद्य श्रृंखलाएं जिनके माध्यम से कई पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता रहता है, उसे हम खाद्य जाल या खाद्य वेब कहते हैं। दूसरा है, इनमें केवल एक सीधी श्रृंखला होती है, जबकि खाद्य जाल जो रहते हैं उनमें खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो शामिल होती हैं। अलग अलग और सीमित खाद्य श्रृंखलाओं के कारण अस्थिरता बढ़ती जाती है, ये स्टेबल नहीं होते हैं। फूड चेन जो रहते हैं, फूड वेब जो रहते हैं, उनमें जटिल खाद्य श्रृंखलाओं के कारण ये स्थिरता बनी रहती है या बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है आपका, परजीवी जीवाणु क्या है? एक उदाहरण द्वारा सचित्र समझाइए। देखो, परजीवी जीवाणु क्या है? एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है और इसमें डीएनए के 2 अनुक्रमों को तैयार किया। ये मानव इंसुलिन की ए और बी श्रृंखलाओं के अनुरूप है। इसे इश्चेरिशिया कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन की श्रृंखला उत्पादित की गई। इन श्रृंखलाओं को अलग अलग निकाला तथा डाइसल्फाइड बॉन्ड या बंध बनाकर इनमें समायोजित किया गया। मानव इंसुलिन का निर्माण इस तरह हुआ। इस जीवाणु को अधिक मात्रा में उत्पन्न किया गया। आप यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इश्चेरिशिया कोलाई का सेल्स है, प्लाज्मिड जो है, और एक ह्यूमन सेल्स है। यहाँ से आप इसका रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम के द्वारा इसके इनके प्लाज्मिड जो रहते हैं वो कट होते हैं और इनका जीन जो रहता है वो कट होता है। फिर इनके एंड जो रहते हैं स्टिक होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जुड़ते हैं और प्लाज्मिड फ्री हो जाता है और एक रिकॉम्बिनेटेड डीएनए बनता है। रिकॉम्बिनेटेड डीएनए जो रहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेटेड डीएनए के द्वारा ये क्या होते हैं, एक नया सेल्स का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके क्लोन को जो रहते हैं उसको एक मीडियम में, किसी मीडियम के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक रिकॉम्बिनेटेड इंसुलिन का निर्माण होता है। यह चित्र आपको इश्चेरिशिया कोलाई में जीन के स्थानांतरण की क्रियाविधि में मानव इंसुलिन के उत्पादन हेतु बताता है। यही एक प्रकार का परजीवी जीवाणु है, परजीवी जीवाणु। प्रश्न अगला है आपका, इश्चेरिशिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया में मानव जीन की क्लोनिंग और अभिव्यक्ति की प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण करिए। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्या है आपका, ह्यूमन सेल्स होता है और इश्चेरिशिया कोलाई होती है। ह्यूमन सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब इसमें क्या होता है, ह्यूमन सेल्स में जो सेल्स होते हैं उसमें से क्रोमोसोम जो रहता है वो क्या हो जाता है, अलग होना शुरू हो जाता है। प्लाज्मिड से भी, प्लाज्मिड जो रहते हैं वो भी ओपन होते हैं। इसमें डीएनए सेगमेंट जो रहते हैं उसका विखंडन होता है, ये टूट जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेटेड डीएनए जो है उनके द्वारा इंजीनियर्ड ई कोलाई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये सेल डिवीजन करके न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप डॉटर सेल्स लिख सकते हैं, ये दोनों जो रहेंगे आपके डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उसके खंड जो है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, इश्चेरिशिया कोलाई जो है वो इंजीनियर्ड हुई, जो सेल डिवीजन के द्वारा मेनी टाइम्स जो रहते हैं इस प्रकार की डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बनाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आकर आपका असाइनमेंट खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। आप सभी के टाइम टेबल्स जो है वो आ गए हैं, हमने अपने चैनल्स पे इसके वीडियो अपलोड किए हैं। आप इसके अलावा आप साइट्स पे जाकर भी अपने वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।